दोस्तों, आज की मूवी द थिंग में हम कुछ देखेंगे कि किस तरह एक क्रिएचर सभी लोगों को एक वायरस की तरह इन्फेक्ट करता है और इससे बचने के लिए साइंटिस्ट की टीम क्या क्या तरीके अपनाती है। मूवी की शुरुआत में 1982 का एंटार्क्टिका का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि पूरा एंटार्क्टिका बर्फ से ढका हुआ था और एक छोटी स्नो कैट उस पर चल रही थी, जिसके अंदर नॉर्वेजियन के 3 साइंटिस्ट बैठे हुए थे। वो तीनों किसी सिग्नल को ट्रैक कर रहे थे। सब कुछ काफी नॉर्मल चल रहा था और तीनों आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके डिवाइस में काफी तेज सिग्नल्स आने लगते हैं और इसलिए वो रुककर आसपास के एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देखते, अचानक उनके नीचे की बर्फ धंसने लग जाती है और उनकी स्नो कैट जमीन के अंदर घुस जाती है और वहां फंस जाती है। अगले सीन में हम केट नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक अमेरिकन पैलियोंटोलॉजिस्ट है। केट अपनी लैब में एक अजीब से क्रिएचर को एग्जामाइन कर रही थी। इसी बीच 2 रिसर्चर्स उसकी लैब में आते हैं, जो कि नॉर्वेजियन के साइंटिस्ट है, जिसका नाम डॉक्टर सैंडर है, और उनके साथ उनका असिस्टेंट एडम था, जो केट को अपने न्यू डिस्कवरी के बारे में बताते हैं। उनकी नई डिस्कवरी जो कि एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म था। उस डिस्कवरी को डिटेल में स्टडी करने के लिए उन्हें एक पैलियोंटोलॉजिस्ट की जरूरत है, इसलिए वो केट को अपने साथ एंटार्क्टिका चलने के लिए कहते हैं, जिसके लिए केट मान जाती है। वो सभी एक हेलीकॉप्टर में एंटार्क्टिका की तरफ निकल पड़ते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर उसके पायलट सैम, डेरेक और ग्रीक्स होते हैं। रास्ते में सैम उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उन्हें इस मिशन को कुछ ही दिनों में खत्म करना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में एक खतरनाक तूफान यहाँ आने वाला है। कुछ ही देर में सभी लोग थुले स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ लैर्स नाम का मैकेनिक उन्हें वहाँ पर वेलकम करता है। लैर्स इंग्लिश नहीं बोल सकता। लैर्स पूरी टीम को लोकेशन पर लेकर जाता है, जो कि 1000 साल पुरानी बर्फ की गुफा थी। यहाँ उन्हें कुछ जियोलॉजिस्ट की टीम मिलती है, जिनका चीफ एडवर्ड है। एडवर्ड उन्हें केव में ले जाने से पहले अपनी टीम से मिलाता है। इसके बाद वो उन सभी को एक हाई टेक स्पेसशिप दिखाता है, जो उन्हें केव के अंदर मिली थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो उन्हें कुछ ही दूरी पर एक एलियन जैसा क्रिएचर दिखाता है, जो कि एक बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े के अंदर बंद था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग वापस कैंप में जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह उस क्रिएचर को बर्फ से बाहर निकालेंगे, और उनका मानना था कि उसे निकालने में कम से कम 1 दिन का समय लग सकता है। फिर अगले दिन पूरी टीम उस क्रिएचर के आइस ब्लॉक को वहां से निकालकर थुले स्टेशन लेकर जाते हैं। डॉक्टर सैंडर्स टीम को क्रिएचर के टिश्यू के सैंपल लेने को कहते हैं, ताकि इस क्रिएचर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। केट इसके लिए मना करती हुई कहती है कि उन्हें पहले इस क्रिएचर को ब्लॉक से निकालकर क्लीन करना चाहिए। डॉक्टर सैंडर्स उसे कहते हैं कि वो उसे टीम के बाकी मेंबर्स के सामने ना टोके। इसके बाद आइस ब्लॉक में होल किया जाता है और क्रिएचर के फ्लैश का सैंपल निकालकर उसे स्टोर किया जाता है। उस रात सभी लोग इस डिस्कवरी को सेलिब्रेट करते हैं। सैंडर्स कहता है कि उसने आज तक ऐसा कोई क्रिएचर नहीं देखा जिसकी सेल्स का लेवल इतना हाई हो। वो कहता है कि दुनिया उनकी टीम को इस डिस्कवरी के लिए हमेशा याद रखेगी। दूसरे रूम में हम देखते हैं कि आइस ब्लॉक धीरे धीरे पिघलने लगा था और वहां पर बंद लैर्स का डॉग कुछ फील कर पा रहा था, जैसे कि कुछ होने वाला हो। वो अपनी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जेमसन वॉशरूम से बाहर आकर आइस ब्लॉक वाले रूम पर जाता है। वो देखकर शॉक हो जाता है कि वो क्रिएचर उस आइस ब्लॉक से निकलकर छत फाड़कर वहां से भाग जाता है। जेमसन भागता हुआ सभी टीम मेंबर्स के पास जाता है और उन्हें इस बारे में बताता है। वो सभी लोग उस रूम में आते हैं और छत की हालत देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक एलियन हजारों साल तक भी जिंदा रह सकता है। इसके बाद सैंडर्स सभी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके क्रिएचर को ढूंढने के लिए कहता है। एक ग्रुप डॉग के रूम में ढूंढता है और देखकर हैरान होते हैं कि उस दीवार पर एक बहुत बड़ा होल हो रखा था और वहां पर काफी खून और डॉग के बाल गिरे हुए थे। हेनरिक और ओलोफ क्रिएचर को ढूंढ लेते हैं, जो कि एक वुडन हट के नीचे होता है। वो लोग जब ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर किसी बहुत बड़े बीटल की तरह दिखता है, जिसका बहुत बड़ा मुंह होता है, केकड़े जैसे कई पैर होते हैं और बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं। हेनरिक जैसे ही दूसरी तरफ देखता है, वो क्रिएचर अपने खतरनाक हाथों से हेनरिक के छाती में होल कर देता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ओलोफ के फेस पर खून गिर जाता है। ओलोफ डर के मारे काफी जोर से चिल्लाता है और बाकी मेंबर्स उसकी तरफ आते हैं। वो लोग क्रिएचर पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं, लेकिन इससे उस क्रिएचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि क्रिएचर दीवार पर चढ़ता हुआ छत पर चला जाता है। क्रिएचर को मारने के लिए टीम उस हट पर केरोसिन फेंक कर आग लगा देते हैं। क्रिएचर जलने लग जाता है और आखिर में मर भी जाता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और अपना कॉटेज में वापस जाते हैं। वो सभी हेनरिक की मौत का शोक मनाने लगते हैं और ओलोफ उस इंसिडेंट से इतना ज्यादा सदमे में चला गया था कि सभी लोग उसे सिटी के मेडिकल केयर सेंटर में भेजने का डिसाइड करते हैं। सैंडर्स देखता है कि टीम का कॉन्फिडेंस टूटने लगा था और ये सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वो सभी लोगों को कहता है कि क्रिएचर को स्टडी करना उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसके बाद हेनरिक को उसके रूम में लाया जाता है और उस क्रिएचर की बची हुई बॉडी को भी वहां पर लाया जाता है। सैंडर और केट क्रिएचर की बॉडी को कट करना शुरू करते हैं। वो लोग देखते हैं कि क्रिएचर के अंदर हेनरिक की कमर से ऊपर की बॉडी थी। केट कहती है कि हेनरिक की बॉडी बिल्कुल नई जैसी लग रही है,
केट को एक मेटल का टुकड़ा मिलता है जिसके बारे में वो बाकी लोगों से पूछती है। तो उसे बताया जाता है कि हेनरिक का हाथ फ्रैक्चर था जिसको सपोर्ट देने के लिए उसके हाथ के अंदर टाइटेनियम की रॉड डाली गई थी। लेकिन केट पूछती है कि ये बार उसके हाथ से बाहर कैसे निकली। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि केट और एडम क्रिएचर के टिश्यू को माइक्रोस्कोप से चेक कर रहे थे और उन्हें कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। क्रिएचर के सेल्स ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि वो हेनरिक के सेल्स पर कब्जा करके सेल्स की कॉपी बन रहे थे। अगले सुबह कार्टर और जेमिसन ओलोफ को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर रेडी करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट बाथरूम में थी। केट को फ्लोर पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो एक टिश्यू पेपर की मदद से दांत में लगाने वाला सिल्वर का टुकड़ा उठाती है। वो बाथरूम में ढेर सारा खून देखती है लेकिन वहाँ पर कोई बॉडी नहीं थी। वही दूसरी तरफ ओलोफ और ग्रिक्स कार्टर और जेमिसन के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं। केट जल्दी से बाहर आकर उन्हें रुकने का इशारा करती है। सैंडर उससे इसका रीजन पूछता है जिस पर केट कहती है उन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। कार्टर केट को देख लेता है और लैंडिंग करने लगता है लेकिन अचानक ग्रिक का फेस 2 टुकड़ों में बट जाता है और उसकी छाती खुल जाती है जहाँ से क्रिएचर के दांत दिख रहे थे। वो पूरी तरह क्रिएचर में बदल जाता है और ओलोफ पर अटैक करता है। इसी अफरा तफरी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और चारों लोगों की मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद बाकी टीम मेंबर्स एंटार्क्टिका के बाहर से हेल्प मांगते हैं लेकिन तूफान की वजह से वो किसी से बात नहीं कर पाते। एडवर्ड कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलकर किसी दूसरे कैंप में जाना चाहिए। वही जब केट दोबारा बाथरूम में खून देखने जाती है वो देखती है कि खून पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो टीम के पास वापस जाकर उन्हें कहीं बाहर जाने से मना करती है क्योंकि वो जानती है कि कुछ अजीब हो रहा है। केट बाकी लोगों को अपनी थियरी बताती है कि ये एलियन जैसा एक क्रिएचर ह्यूमन सेल्स की कॉपी करके किसी भी इंसान का क्लोन बना सकता है और यही रीजन कि मेटल का टुकड़ा बॉडी से बाहर हमें मिला क्योंकि एलियन उसे नहीं कॉपी कर सकता। उसकी इस बात को सभी लोग इग्नोर करके वहाँ से बाहर चले जाता है और वहाँ सिर्फ जूलियट रुकती है। जूलियट केट को एक अलग रूम में ले जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि असल में वो ही एलियन है। वो केट पर हमला करती है लेकिन जैसे तैसे केट वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो कार से भागने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं भागता और इसी वजह से वो मारा जाता है। केट हॉल का दरवाजा बंद करती है और लार्स और एडम्स कुछ हथियार लेकर खड़े होते हैं। लार्स एक फ्लेम थ्रोवर का यूज करके क्रिएचर को जला देता है। वो लोग कार्ल और जूलियट की बॉडी को डिस्पोज करते हैं और केट उन सबको बताता है कि ये क्रिएचर एक वायरस की तरह है। जो भी इसके ब्लड या सेल्स के संपर्क में आएगा उसे एलियन कंट्रोल कर लेगा। उसे इसके सोल्यूशन के बारे में अभी नहीं पता, इसलिए एडम सजेस्ट करता है कि उन लोगों को क्वारंटाइन हो जाना चाहिए ताकि फिलहाल के लिए खतरा टल जाए। सैंडर कहता है कि उन लोगों को सभी का ब्लड टेस्ट करना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके उनमें से कौन कौन इन्फेक्टेड है। जब सब कुछ नॉर्मल लगे रहा था तब हेलीकॉप्टर में क्रैश हुए कार्टर और जेमसन कैंप आ जाते हैं। हर किसी को लगता है कि वो दोनों एलियन के क्लोन्स हैं क्योंकि इतने खतरनाक क्रैश से किसी का भी बचना इम्पॉसिबल है। पैदर उन पर गन तान देता है लेकिन केट उसे रोकते हुए कहती है कि पहले इन लोगों का उन्हें ब्लड टेस्ट करना होगा और जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होता उन्हें एक रूम में कैद करना चाहिए। वो लोग दोनों पायलट्स को लॉक कर देते हैं और जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनकी पूरी लैब को ही जला दिया है जिसमें उन सभी के ब्लड सैंपल्स भी थे। इस बात से पैनिक होकर सभी लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं लेकिन केट कहती है कि वो लोग दोबारा से टेस्ट करेंगे। वो एक फ्लैशलाइट पकड़ती है और सभी लोगों के मुंह को चेक करने लगती है। जिनके दांत में डेंटल फीलिंग्स लगी हुई है वो सेफ है क्योंकि क्रिएचर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्लोन नहीं कर सकता। सैंडर, एडवर्ड, कोलिन और एडम पर शक जाता है क्योंकि उनके मुंह में डेंटल फीलिंग्स नहीं थे। केट उन सभी को गन पॉइंट पर लाती है और लार्स और उसके दोस्त जॉनस को कहती है कि वो जेमसन और कार्टर को यहाँ पर लेकर आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लार्स और जॉनस दोनों पायलट्स को लेने जाते हैं लेकिन वहां पहुंचकर वो दोनों हैरान होते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। कार्टर और जेमसन उस फ्लोर पर एक होल करके वहां से भाग गए थे। लार्स उन दोनों की तलाश करने लगता है तभी अचानक उसे एक बिल्डिंग की तरफ खींच लिया जाता है। जोनस सोचता है कि लार्स को उन दोनों ने मार दिया है तो वो बाकी सभी को ये बात बताने के लिए भागते हुए जाता है। तभी कार्टर और जेम्स दोबारा से बिल्डिंग में एंटर करते हैं जहाँ पर उन दोनों की पैदर से बहस होने लगती है। वही बाकी टीम पैदर के पीछे छुप जाती है। एडवर्ड पैदर को कहता है कि वो दोनों पायलट से रियल क्रिएचर है इसलिए वो उन दोनों को शूट कर दे। पैदर जैसे ही उन्हें शूट करने वाला था जेमसन उसे शूट कर देता है। साथ ही वो फ्लेम थ्रोवर के टैंक पर भी शूट करता है जिससे वहाँ एक धमाका हो जाता है। ब्लास्ट से एडवर्ड दूर जाकर गिरता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। कार्टर और जेमसन के पास अब काफी हथियार थे इसलिए वो दोनों सभी को एक रूम में चलने को कहते हैं। तभी अचानक एडवर्ड क्रिएचर में बदल जाता है और उन सभी को मारने लगता है जिससे जोनस और जेमसन भी घायल हो जाते हैं। क्रिएचर एडम को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगता है।
जिससे कि वो और ताकतवर हो सके। केट क्रिएचर पर फ्लेम थ्रोवर से अटैक करती है, लेकिन वो वहां से बाहर भाग जाता है। इसके बाद वो मजबूरन जोनस और जेमसन की क्रिएचर में बदलने से पहले उन दोनों को जला देती है। अब सबसे बड़ा खतरा उनके लिए एडवर्ड और एडम थे, जो कि क्रिएचर में बदल चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैंडर एक डेस्क के पीछे छुपकर बैठ रखा था, लेकिन क्रिएचर उस पर अटैक करता है, जिससे वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। इधर कार्टर और केट क्रिएचर का पीछा करते हुए अलग अलग हो जाते हैं। कार्टर किचन में जाता है, जहां अचानक उसे क्रिएचर दिखता है। इससे पहले कि वो अटैक करता, केट उसे फ्लेम थ्रोवर से खत्म कर देती है, जिससे वो दीवार से बाहर निकलकर बर्फ में गिर जाता है। फिर वो दोनों सक्सेसफुली एडवर्ड और एडम को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। वो दोनों राहत की सांस लेने ही लगते हैं कि अचानक वो देखते हैं कि सैंडर, जो कि इन्फेक्टेड था, एक स्नो कैट लेकर वहां से निकलने लगा है। कार्टर कहता है कि उन्हें उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि वो एंटार्क्टिका से बाहर नहीं निकल पाएगा और जल्दी तूफान में जमकर मर जाएगा। लेकिन केट कहती है कि अगर वो एंटार्क्टिका से बाहर निकल गया तो वो एक एक करके सभी लोगों को इन्फेक्ट करने लगेगा। इसलिए दोनों एक स्नो कैट में बैठकर उसे चेस करते हुए वहां पहुंचते हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले स्पेसशिप देखी थी। जब वो दोनों स्नो कैट से नीचे उतर रहे थे तो केट कार्टर के लेफ्ट कान में ईयरिंग नोटिस करती है। वो दोनों स्पेसशिप पर जाते हैं, जो अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और वो हवा में उठने लगता है, जिससे केट जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो स्पेसशिप के अंदर है, जहां ढेर सारी पिक्सल जैसी एंटिटीज हवा में उड़ रही है। जब वो उन एंटिटीज को गौर से देख रही थी तो सैंडर उसके पीछे से आता है, जिसे देखकर केट वहां से भागती है। केट इस क्रिएचर से बचकर भागते हुए एक टनल में घुस जाती है, जहां पर वो क्रिएचर पहुंच नहीं पाता। केट को अंदर एक ग्रेनेड मिलता है, लेकिन उस ग्रेनेड को इस्तेमाल करने से पहले अचानक क्रिएचर उसकी टांग पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। लेकिन किस तरह केट उसके मुंह के अंदर ग्रेनेड फेंक देती है, जिससे क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस ब्लास्ट से स्पेस का सिस्टम क्रैश हो जाता है और वो दोबारा शट डाउन होकर जमीन पर आ जाता है। इसके बाद केट और कार्टर बाहर निकलकर रशियन कैंप जाने का डिसाइड करते हैं। गाड़ी में बैठने से पहले ही केट देखती है कि कार्टर की ईयरिंग मिसिंग है। वो समझ जाती है कि कार्टर भी अब एक क्रिएचर है। केट उससे पूछती है कि उसने कौन से कान में ईयरिंग पहनी थी, जिस पर कार्टर गलत कान पर इशारा करता है। केट बिना देरी किए उसे फ्लेम थ्रोवर से जला देती है। जलते हुए कार्टर के मुंह से क्रिएचर की चीखने की आवाज आती है। इसके बाद केट वहां से निकलकर चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर कैंप में लैंड करता है, जिसके अंदर पायलट मैथियास था। मैथियास देखता है कि रेडियो पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने खुद सुसाइड कर लिया था। मैथियास चिल्लाकर आवाज लगाता है कि कोई उसकी आवाज सुन ले। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो देखता है कि ये लार्स था, जो कि अकेला कैंप में बचा था और इन्फेक्टेड भी नहीं था। लार्स मैथियास के पास जाकर उसका मुंह खोलने को कहता है, ताकि वो चेक कर सके कि वो क्रिएचर तो नहीं। तभी अचानक लार्स का डॉग, जो कि मर चुका था, वहां से निकलकर भागता है। लार्स समझ जाता है कि उसका डॉग ही बचा हुआ क्रिएचर है। वो मैथियास को हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने को कहता है। वो डॉग को चेस करते हैं और आखिर में लार्स को अपने ही डॉग को शूट करना पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।